हम लोग लाइव हैं। उपस्थित सभी लोगों को मेरी नमस्ते। सृजन संवाद पिछले 14 सालों से हर महीने कार्यक्रम कर रहा है। कोरोना के पहले हम ऑफलाइन प्रोग्राम करते थे। उसकी कुछ खूबियां थी, कुछ सीमाएं थी, लेकिन कोरोना के बाद से हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन प्रोग्राम की अपनी विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इससे हमारे कार्यक्रम का विस्तार हुआ है। हम न केवल देश में वरन विदेश से भी जुड़ पाए हैं, लोगों से जुड़ पाए हैं। लोग हमारे यहाँ कार्यक्रम में शिरकत कर पा रहे हैं। जैसा कि आज सबको ज्ञात है, आज सृजन संवाद की ये 145वीं गोष्ठी है। सृजन संवाद का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि नए नए लोगों को हम साहित्य, सिनेमा और विभिन्न कलाओं से परिचित कराएं, उनको लिखने पढ़ने का चस्का लगाएं। आज हम लोगों ने एक खास व्यक्ति और उनके कार्य पर और उनके कार्य पर हुए कार्य पर प्रोग्राम आयोजित किया है। सुषम वेदी की कहानियों के बहाने आज का शीर्षक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। सुषम जी की बात सोचते ही मैं एक तरह से नॉस्टैल्जिया हो जाती हूँ। उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है। वो मेरी पीएचडी थीसिस का हिस्सा रही हैं। मेरा काम प्रवासी साहित्यकारों पर रहा है, इधर के प्रवासी साहित्यकारों पर, और इसी कारण जो यहाँ उपस्थित हैं, दिव्या जी से भी मेरा परिचय हुआ और सुषम वेदी जी से भी मेरा परिचय हुआ। परिचय का माध्यम बने तेजेंद्र शर्मा, जो कि मेरे पहले से ही अच्छे दोस्त थे। सुषम जी से मिलना तो बाद में हुआ, लेकिन उनसे पत्र व्यवहार, ईमेल, उन दिनों भी ईमेल आ गया था। ईमेल के द्वारा उनसे काफी बातचीत होती रही। उन्होंने मुझे अपना काम उपलब्ध कराया। जो किताबें उपलब्ध नहीं थी, जैसे कि चिड़िया और चील, उनका कहानी संग्रह उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने पूरा का पूरा पीडीएफ मुझे भेज दिया और इस तरह मेरे काम में सहायता की। उनसे कई बार पुस्तक मेले में मिलना हुआ, कुछ गोष्ठियों में मिलना हुआ। खास करके विशाखापट्टनम में जब एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही थी, उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे बुलाया और मंच दिया। जब भी मैं उनसे मिली, हमेशा उन्हें बहुत प्यार से मिलते हुए पाया। फिर अंतिम मुलाकात हमारी भोपाल में हुई और भोपाल की गोष्ठी में ही, विश्व रंग की गोष्ठी में ही, मेरा यहाँ पर जो दूसरी वक्ता उपलब्ध है, प्रोफेसर रेखा सेठी, उनसे भी मेरा वहीं पर परिचय हुआ। सुषम जी को जब पता चला कि मैं भोपाल में हूँ, तो वो खोज खोज के मुझ तक पहुंची और बोली, अरे तुम आई हो, मुझे जो पता चला, मैं तब से तुम्हें खोज रही हूँ। फिर हम लोग साथ साथ कई प्रोग्राम के कई हिस्सों में साथ साथ रहे। शाम के खाने पर भी गए और वहाँ पर वो बता रही थी कि उनके पति नहीं चाहते थे, राहुल जी नहीं चाहते थे कि वो आए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि वो पहले बराबर आती रही हैं, जगह जगह जाती रही हैं, लेकिन वो चली आई और बोली, देखो मैं खाने पीने पे एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ जो मिल रहा है ना ना करते हुए मैं खाए जा रही हूँ।
तो बहुत खुश भी थी, बहुत उन्होंने लोगों से मुलाकात की। रेखा जी ने शायद उसी समय उनका इंटरव्यू भी लिया। ये हमारी अंतिम मुलाकात थी। उसके बाद ही पता चला कि वो जब गई अमेरिका वापस, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो नहीं रही। सुनकर एक धक्का सा लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ के हम कुछ दिन पहले तक घूम रहे थे, वो व्यक्ति अचानक ना रहे। मैंने उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पाया और एक सौम्यता पाई। उनके उपन्यास और कहानी पर मैंने खूब काम किया है, वो प्रकाशित भी हुआ है। और ये एक पुस्तक है, इसमें भी उन पर और कई अन्य प्रवासी साहित्यकारों पर काम उपलब्ध है। वो बहुत खुश थी। मैं उनके विषय में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक खास पुस्तक की बात लेकर के। पुस्तक का अनुवादित कार्य है। सुषम वेदी जी की कहानियों का अनुवाद संकलन के रूप में आया है और उसका संपादन हिना जी और रेखा जी ने किया है। रेखा जी को ही हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको आज सुने, क्योंकि किताब में उनका बहुत सारा काम है। मैं बताऊंगी आगे चल के कि क्या क्या काम है। सुषम वेदी की कहानियों पर काम करते हुए मुझे पता चला कि वो कितनी संवेदनशील व्यक्ति थी, क्योंकि उन्होंने प्रवासियों के अंतर जगत को पकड़ा है अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में। उन लोगों को खास तौर से पकड़ा है जो पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं। खास करके उनकी जो कहानी है मस्तान, या चट्टान के ऊपर और चट्टान के नीचे, साथ ही साथ गुनहगार, इन कहानियों पर मैंने जो कुछ लिखा उनको भेजा भी था और उनको बहुत अच्छा भी लगा। और इसमें से जो अनुवाद के रूप में जो कहानियां आई हैं, वो कहानियां अधिकतर मेरी पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज वो कहानी में बात करने के लिए और दूसरे लोग उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं दिव्या जी का परिचय दे दूं। दिव्या जी हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और दिव्या जी ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने वातायन की शुरुआत की और वातायन आज विस्तृत होकर के अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। आप लंदन के नेहरू सेंटर से जुड़ी रहीं, लेकिन दिव्या जी से मेरा परिचय एक लेखिका के रूप में ज्यादा रहा है। फिर लेखिका से हम लोग धीरे धीरे दोस्त बन गए, पता नहीं कैसे। और अभी हाल में जब हम लोग मिले, कुछ ही समय के लिए मिले, लेकिन हम लोग अलग नहीं होना चाह रहे थे, ये हाल था। दिव्या जी की कहानियों पर मैंने काम किया, उपन्यास पर भी काम किया, उन्हें मालूम है। और उनकी कुछ कहानियां तो ऐसी हैं कि एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग से उतरती नहीं है। जब मैंने उनकी पंगा कहानी पढ़ी तो मुझे आती जाती गाड़ियों में उनके नंबरों में कुछ कुछ दिखाई देने लगा, जैसा कि उन्होंने कहानी में इंगित किया। खैर, दिव्या जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। दिव्या जी
इंग्लैंड में आर्ट्स अचीवर के सम्मान से सम्मानित हैं और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के द्वारा भी सम्मानित हैं। उन्होंने आशा नाम की एक संस्था बहुत पहले चलाई जो कि ब्रेल और दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करती थी और उसके द्वारा उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा, बहुत सारे काम किए। एशियंस हुज हू में उनका नाम समाहित है। उनकी कहानी और उपन्यास के रूप में हमें उनका लेखन प्राप्त होता है। साथ ही साथ वो जो हर सप्ताह गोष्ठियां करती हैं, वो तो मैं सोचती रह तो मुझे एक महीने में एक करने में दिक्कत होती है और वो लगातार किए जाती हैं। उनकी सक्रियता सुधरी है, प्रेरणादायक है। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन बहुत कम में उनका परिचय देते हुए मैं दिव्या जी को आमंत्रित करूंगी ताकि वो बताएं कि सुषम वेदी के साथ उनका कैसा संबंध था, सुषम वेदी को वो कैसा पाती थी। धन्यवाद विजय जी। इस संगोष्ठी में मुझे जोड़ने के लिए सृजन संवाद और डॉक्टर विजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुषम वेदी की कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद अ प्लेस कॉल्ड होम के प्रकाशन पर संपादकों और प्रोफेसर रेखा सेठी और हिनानंद राजयोग को बहुत बहुत बधाई। साहित्य अकादमी को साधुवाद और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि अंग्रेजी भाषियों के लिए एक तोहफे के रूप में इस संग्रह का अब अन्य भाषाओं में भी अनुवाद होगा और उनकी कहानियां दूर दूर तक पहुंच सकेंगी। तो सुषम जी बीए में मेरी अध्यापिका थी। हम दोनों एक साथ 1966 में एक साथ हमने कॉलेज ज्वाइन किया एक तरह से। उन्होंने प्राध्यापिका के रूप में और मैंने एक छात्रा के रूप में। और उसके बाद हम जब विदेश आ गए तो उसके बाद वो मेरी अच्छी मित्र बन गई। तो गर्मियों में मैं राहुल जी के साथ हर बरस लंदन आती थी और आते ही मुझे फ़ोन करती थी। राहुल जी जब काम में व्यस्त होते तो हम रीजेंट्स पार्क में मिलते, खूब गप्पे मारते। मैं भी 2 बार उनसे मिलने अमेरिका गई। एक बार उन्होंने अनिल प्रभा जी के निवास पर मेरे लिए एक संगोष्ठी आयोजित की, एक बार कोलंबिया में। तो उनके बहुत सारे मित्र भी मित्रों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जब हम कॉलेज में पहुँचे तो वो नई-नई प्राध्यापिका थी। हम छात्राओं की हमउम्री लगती थी और खूबसूरत तो वह थी ही, साथ ही साथ एक सुर्ख लाल लिपस्टिक के अलावा मैं कोई मेकअप नहीं करती थी। यह भी उस ज़माने की बड़ी हिम्मत की काम था। मनी-मन हम सबको ही लिपस्टिक लगाना पसंद था, पर हमारे लिए ऐसा संभव नहीं था और इसलिए हम उनकी हिम्मत की दाद दे दिया करते थे। कॉलेज के दौरान मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी। और भी लोग थे जो सब फ़ैन सहायक विषय के रूप में मैंने हिंदी ली थी। तो कॉलेज हफ्ते में 1 या 2 बार मेरा उनसे मिलना होता था और अ, उसी कॉलेज की पत्रिका में उन्होंने मेरी शायद 2 कहानियाँ पढ़ी होंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली विश्वविद्यालय की उसमें क्यों नहीं कहानी पत्रिका प्रतियोगिता में बैठती? तो मैं बहुत दब्बू थी, मैंने सोचा नहीं और मैंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं इस काबिल भी हूँ, तो मैंने नहीं भेजी। तो उन्होंने मेरी एक कहानी जो छपी हुई थी उसको उन्होंने अ काली वह काली उसको उन्होंने भेज दिया। अ, और उस कहानी के प्रतियोगिता के निर्णायकों में थे स्वर्गीय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कहानी की श्यामवर्ण नायिका की मनोव्यथा ने उन्हें इस भ्रम में डाले रखा कि ये कहानी मेरी अपनी है। तो सुषम जी के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा
कि वो मुझे जानते भी नहीं है और उन्होंने ये सब कहा। 2 दिन बाद ही हमारी प्रिंसिपल सुषम जी की क्लास में आई, हमारी क्लास में, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने मेरा पुरस्कार और सर्वेश्वर दयाल जी द्वारा भिजवाई 2 पुस्तकें मुझे भेंट की। तो लगा कि मेरा पहली बार रुतबा बढ़ा। अब तक मैं सबको घोंचू लगती थी क्योंकि मेरा क्लास में मैं ही थी एक जो सरकारी स्कूल से आई थी पढ़कर। सारी अंग्रेजी की छात्राएँ थी क्योंकि अंग्रेजी में एमए हो रहा था, बीए। तो मैं हमेशा चुप रहती थी क्योंकि मुझे उनका एक्सेंट समझ नहीं आता था और उन्हें मेरा, तो मैं बोलती नहीं थी। ऐसे माहौल में मुझ जैसी दब्बू युवती के लिए सुषुम जी एक वरदान थी, जिसके लिए मैं उनकी जीवन पर्यंत आभारी रहूँगी। तो यही है। उसके बाद हम मिलते रहे भोपाल में, जैसा उन्होंने कहा। उसके बाद भी मैं उनसे एक बार मिली शायद। बस उसके बाद तो हम नहीं मिल पाए। हाँ, फ़ोन में बात होती रहती। दिव्या जी, मैं चाहूंगी कि आप किताब पर भी कुछ बात रखें, क्योंकि किताब आपने देख ली है, और ओके, प्लेस और होम उस जी, पर भी आप अपनी कुछ बात रखें तो अच्छा लगेगा। ठीक, श्योर, ठीक है। तो सुषुम जी या उनके साहित्य के बारे में बात करना मेरे लिए खुद का विस्तार करने जैसा है, क्योंकि हमारी शख्सियत और लेखन बहुत कुछ मिलते-जुलते थे। इसकी तस्दीक तो वही मित्र कर सकते हैं जो हम दोनों को जानते हो, जिन्होंने हम दोनों के साहित्य को पढ़ा हो। उदाहरण के लिए रेखा जी हैं, आप हैं, अनिल जी हैं। तो हम दोनों को एकांत में लिखना पसंद था, लेकिन हम दोनों भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहना पसंद करते थे। लोगों से मिलना-जुलना, उनकी समस्याएँ सुनना, उनकी तुलना अपनी समस्याओं से करना, उनका विश्लेषण करना और विदेश में जीवन के बेहतर विकल्पों के बारे में सोचना, और उन्हें जीवन में उतारने के लिए व्यावहारिकता के विषय में हम बात किया करते थे। तो हमारी नायिकाएँ भी उनका आंतरिक और बाहरी जीवन की दुविधाओं से लगातार जूझना, संघर्ष, वैवाहिक कलह, बच्चों का पालन-पोषण के साथ चल रही घरेलू हिंसा, बच्चों के घर छोड़ जाने पर अकेलापन और अंत में स्वतंत्रता की खोज। ये हम दोनों को ही प्रिय था, जिस पर हम अक्सर चर्चाएँ किया करते थे। वह चाहती थी कि मुझे अपना एक नया जीवन साथी ढूँढ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी उनका एक कहानी का विषय भी रहा कि इस बात को लेकर हम पार्क में घूमते हुए पुरुषों पर एक उठती नज़र डालते और खूब मस्ती किया करते थे। तो मेरा उनकी रचनाओं से मेरा पहला परिचय हवन से हुआ, और जो काल्पनिकता से कहीं आगे निकल जाता है। लगता है कि हम उनके चरित्रों में ही एक है, उनके साथ बैठ घूम फिर रहे हैं, और यही उनके लेखन को ख़ास बनाता है। और इस संकलन के लिए चुनी गई कहानियाँ सुषुप जी की कुछ सबसे प्रसिद्ध और प्रिय कहानियाँ भी हैं, जिनमें प्रवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक दुविधाओं और पहचान तथा परिवर्तन के सवालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मैं अब तक ट्रांसलेशंस में नहीं पढ़ पाई, तो मैं ट्रांसलेशन के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि पर कहानियाँ मेरी पढ़ी हुई है, तो थोड़ी बहुत याद भी है। याद तो रहेंगी, पर ऐसे उस पर अच्छी तरह से चर्चा शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, क्योंकि विषय वही है जो हम वासियों के होते हैं, और अ, पिछली और अगली पीढ़ियों की धारणाओं के संघर्ष को सामने लाती है उनकी रचनाएँ। जैसे आर्मर ऑफ आइस की अधेड़ नायिका अपने ही परिवार के 2 सदस्यों का सांस्कृतिक संघर्ष और अलगाव स्पष्ट करती है, और विदेशी पति, अलगाव की स्थिति और अकेलेपन से जूझती है, जो मुझे बहुत अ अ, इन्फ्लुएंस करती है। कहानी ब्रॉडवे में नस्लवाद को लेकर शर्मिंदगी, एक ही परिवार के 2 सदस्यों का सांस्कृतिक संघर्ष और अलगाव स्पष्ट है। स्विमिंग पूल में नग्नता और बुढ़ापे में शादी के ख्याल से उपजा अपराध बोध, चेरी ब्लॉसम में दिनों में बूढ़ी महिला की जड़ों से उखड़ी हुई स्थिति का वर्णन बहुत बिल्कुल अपना सा लगता है। और स्प्लिंटर्ड
एक युवती की प्रभावशाली कहानी है जिसे अमेरिका में सिर्फ़ शिक्षा के लिए भेजा जाता है। तो उसे किसी मित्र से मिलने-जुलने की इजाज़त नहीं है, ना ही मनोरंजन की अनुमति। यही मेरे साथ हुआ था जब मैं यहाँ आई, तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं बस नौकरी पर जाऊँ, सीधे घर आऊँ और किसी से मिलूँ नहीं। मतलब ये मेरे जहाँ मैं रह रही थी वहाँ के कुछ वो थे, रूल्स थे। तो वे नहीं चाहते कि कोई भी, जबकि मैं बड़ी थी, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, फिर भी ये सब लगाया जाता था भारतीय जो परिवारों में। और इसलिए मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। और बर्ड एंड काइट का अक्सर ज़िक्र होता है, तो उदार अमेरिकन वातावरण और सख्त भारतीय मूल्यों पर आधारित है वो भी। और रिदम ऑफ द रोड में शिक्षा, करियर, विकल्प, वैवाहिक निर्णय, सांस्कृतिक अनुकूलन और आकांक्षाओं के व्यापक संघर्षों को दर्शाते हुए पीढ़ियों में सांस्कृतिक निरंतरता को संरक्षित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। साथ में वह अप्रवासी भारतीय समुदायों के गठन और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली एकजुटता पर प्रकाश डालती है। जैसे कि उनकी संगीत इस कहानी से ज़ाहिर है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि नॉस्टैल्जिया सुषुम जी की ही नहीं, हम सभी प्रवासी कहानीकारों की रचनाओं में एक बड़ी भूमिका निभाता है। 1999 में मेरे पहला कहानी संग्रह आया था आक्रोश। इसकी भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखी थी और रूपर्ट स्नेल ने इसका लंदन में लोकार्पण किया था। दोनों ने नॉस्टैल्जिया को रेखांकित नहीं किया था और उसके बाद एकाएक पता नहीं कहाँ से नॉस्टैल्जिया आया और मेरी उन्हीं कहानियों को उसका ठप्पा लगाकर बर्खास्त कर दिया जाने लगा। नॉस्टैल्जिया को लेकर विदेशी लेखकों की तुलना में प्रवासी भारतीय लेखन की ही अक्सर आलोचना की जाती है। मैंने बहुत से टर्किश, चेक और रूसियन लेखकों को पढ़ा है, जिसमें वो बार-बार अपने देश के इतिहास को खकोलते नज़र आते हैं। और पर प्रवासी लेखकों से आशा की जाती है कि वे अपने नए देश में पाँव रखते ही वहाँ के विषय में लिखना शुरू कर दें, जबकि आप उनके अंदरूनी जीवन से भी अपरिचित ही रहते हैं। अपवाद अल्प है, लेकिन हम कहाँ जान पाते हैं उनको अच्छे से। नॉस्टैल्जिया को लौकिक से कहीं ज़्यादा बिलॉन्गिंग के रूप में देखना चाहिए हमें। भारत उसे एक ऐसी सामर्थ्य देता है हमें, जिससे बियॉन्ड रिकॉल माने जाने माने जा रहे समय के सामने प्रवासी संवेदना एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। तो मुझे तो लगता है कि हम इससे और हमें ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं नॉस्टैल्जिया की वजह से, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी संस्कृति और साहित्य है, जिसके बार-बार हम जाके उससे हम अ, अपने लेखन को एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुषुम जी की कहानियों के अनुवाद का यह संग्रह आम पाठकों के साथ-साथ डियास्पोरा, दक्षिण एशियाई या लिंग अध्ययन आदि पर काम करने वाले विद्वानों और शिक्षाविदों को भी पसंद आना चाहिए। पुनः मैं संपादकों और प्रकाशकों को अपनी समस्त शुभकामनाएँ अर्पित करती हूँ। विजय जी को साधुवाद कि सर्वप्रथम संगोष्ठी आपने ही आयोजित की, जबकि मैंने रेखा जी से कहा कि हम वातायन वर्ष की एक संगोष्ठी करते हैं, लेकिन या आपने किया, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कोई आप प्रश्न पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, पर इससे अधिक तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या कहूँ। मुझे आपने सुनाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी है और प्रवासियों के विषय में फर्स्ट हैंड जानकारी तो आपसे ही हम लोगों को मिलेगी। सुषम जी की कहानियों से मिली है, आपकी कहानियों से मिली है, लेकिन जो आपने बातें कही हैं, वो आपकी भुक्त भोगी अनुभव की बातें हैं, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और सुषम जी से आपका काफ़ी नज़दीकी परिचय रहा। मुझे नहीं मालूम था कि आपको उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हालाँकि हमारा जो
मतलब मुद्दा जो हमने उठाया हुआ है वो उनके ट्रांसलेशन की किताब का है, अ प्लेस कॉल्ड होम, लेकिन उसके बहाने हम उन्हें तरह तरह से याद कर रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो दीवा जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे साथ फेसबुक लाइव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अमित गंगवार जी हैं, निशा गुप्ता हैं, सिमरन कौल हैं, भूपेंद्र कुमार है, वैभव मणि जी हैं, मनमोहन चड्ढा जी हैं, मलिक मोहम्मद नासिरी जी हैं, रक्षा गीता जी हैं, गीता दुबे जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि सुषम बेदी नाम ही ऐसा है कि लोगों के, पाठकों के मन में, अन्य रचनाकारों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। और मैं समझती हूँ कि ये जो किताब आई है, प्लेस कॉल्ड होम, इसके चलते और भी लोग, और भी पाठक उनको मिलेंगे, और लोग भी उनको और गहराई से जानना चाहेंगे। और जैसा कि दिव्या जी ने कहा, ये शोधार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी पुस्तक साबित होगी। हमारे अगले वक्ता अनिल जोशी जी हैं, और अनिल जोशी जी भी प्रवासी लेखक, प्रवासी भारतीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिल जी ने फिजी में काफी समय बिताया है, और साथ ही साथ वो ग्रेट ब्रिटेन में भी रह चुके हैं। वो कई संस्थाओं के संस्थापक भी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, और कई संस्थाओं में उन्होंने अधिकारी के रूप में भी काम किया है। अनुवादक हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, और गोष्ठियों में बहुत सक्रियता से शिरकत करते हैं। अनिल जी से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं है, थोड़ा सा परिचय है। इन्होंने अभी एनएसडी की पत्रिका रंग प्रसंग का संपादन किया, और उसमें मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला है। तो 2-4 बार इधर हमारी व्हाट्सएप पर बातें हुई हैं, फ़ोन पर बातें हुई हैं, लेकिन इन लोगों की सक्रियता देख करके लगता है कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। मैं फिर विस्तार में नहीं जाऊंगी, और अनिल जोशी जी को सादर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और सुषम बेदी जी से संबंधित अपनी बातें हमारे समक्ष रखें। साथ ही साथ जो उनकी कहानियों के अनुवाद की पुस्तक आई है रेखा जी के संपादन में, उस पर भी कुछ कहना हम समझते हैं कि वो जरूर हमें कहेंगे और बताएंगे कि उन्हें ये पुस्तक कैसी लगी। अनिल जोशी जी। जी बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी, आदरणीय दिव्या जी, प्रोफेसर रेखा सेठी जी, और इस कार्यक्रम के को सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज की जो गोष्ठी है उसमें जैसा बताया जा रहा है कि 2 बिंदु हैं, एक ये पुस्तक, और दूसरा चूंकि उसमें कहा गया कि इस कार्यक्रम का जो विषय है सुषम जी के बहाने, तो बहाने तो मतलब उस बहाने से हम प्रवासी साहित्य, जैसे दिव्या जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना नॉस्टैल्जिया की बात की, तो उस तरह की चीजें जो उनके साहित्य में दिखाई देती हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। फिर एक व्यक्तिगत संबंधों को भी एक इस कार्यक्रम में ये था कि हम तीनों को ही उनके साथ मिलने जुलने का, बात करने का, उनको समझने का मौका मिला है, तो इसलिए वो भी एक आयाम है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक की बात करते हैं। मैं
प्रोफेसर रेखा सेठी जी को, हिना जी को बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार पुस्तक के लिए, और साहित्य अकादमी को भी बधाई देता हूँ जिसने ये पुस्तक का चयन किया। और मेरे मत से तो ये पहली शायद मतलब जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पुस्तक है जो कि प्रवासी साहित्य के अनुवाद को इस तरह से प्रस्तुत करती है। और पुस्तक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए भी कि सुषम जी शायद प्रवासी रचनाकारों में से जो कुछ एक लोग जो हैं जो प्रवासी रचनाकार हैं, जो प्रतिनिधि प्रवासी रचनाकार हैं, वो उनमें से एक सुषम जी हैं। जैसे दिव्या जी भी हमें दिखाई दे रही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों स्थानीय मतलब अपने देश और देश को अच्छी तरह से अपने लेखन में चित्रित किया है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ कि वर्ष 2000 में जब हमारा ये प्रवासी शब्द चर्चा में आने लगा और हमने अक्षरम के माध्यम से भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां की, अक्षरम संगोष्ठी के माध्यम से भी इस पार उस पार और प्रवासी साहित्य की बात की, तो मेरे दिमाग में उस समय जो प्रतिनिधि रचनाकार थे उसमें सुषम जी एक प्रवासी रचनाकार थी, जो वास्तव में जो प्रवासी की जो जिस तरह से प्रवासी रचनाकार को हम परिभाषित करते हैं उन सब मानदंडों पर खरी उतरती थी। पुस्तक का नाम कितना सुंदर रखा गया है, प्लेस कॉल्ड होम, क्योंकि मूलतः जो प्रवास है वो विस्थापन की एक जो प्रक्रिया है उसको रेखांकित करता हुआ जो साहित्य है उसको आमतौर पर प्रवासी साहित्य कहते हैं। तो होम नहीं है, प्लेस कॉल्ड होम। तो मैं बधाई दूंगा इतना सुंदर इसका शीर्षक रखने के लिए। और इसमें जो जो इसकी भूमिका है जो दोनों संपादकों ने, रेखा जी ने और हिना जी ने लिखी है, वो अपने आप में प्रवासी साहित्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आलेख भी है, जिसमें प्रवासी साहित्य के जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको सुषम जी के लेखन के माध्यम से चर्चा की गई कि ये क्या चीजें हैं जो कि प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य बनाती हैं और ये कैसे सुषम जी के साहित्य में हम देख सकते हैं, और सुषम जी की उसके बारे में उसको लेकर क्या दृष्टि थी। तो इतना महत्वपूर्ण आलेख, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये स्वतंत्र आलेख भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसके लिए भी मैं रेखा जी को और संपादकों को बधाई देता हूं। एक और बात पुस्तक के में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पुस्तक का अनुवाद, क्योंकि देखिए अब समय आ गया है जिसमें जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, वो भाषाओं के दीवारें तोड़ेगी। अभी जो बुकर पुरस्कार मिला उसमें भी अनुवाद का पुरस्कार मिला। ऐसे ही जो प्रवासी साहित्य सब दुनिया में पहुंचने की बात है वो भी अनुवाद के माध्यम से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इसको कहें कि शुरुआत है। और बहुत अच्छी बात है कि साहित्य अकादमी जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने इसको प्रकाशित किया है, उसके लिए मैं साहित्य अकादमी को भी बधाई देता हूं। परंतु एक छोटा चैप्टर अध्याय इसमें लिखा है कि उसकी प्रक्रिया क्या रही, और वास्तव में उस चैप्टर को समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वर्कशॉप हुई, जिस तरह से टेंसेस के बारे में सोचा गया, जिस तरह से जो कहानियां उनके शीर्षकों के बारे में भी सोचा गया कि जो है वो गिल्टी को गिल्ट कैसे किया गया या गिल्टी को गिल्ट किया गया, तो उसने इतनी गहराई से उसके शीर्षकों के बारे में भी सोचा गया। यद्यपि जब मैं शीर्षकों को देख रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये जो शीर्षक हैं, अगर कहानी पूरी ना पढ़े तो ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो इसके लिए तो लेखिका को बहुत बधाई। परंतु ये जो जैसे टेंसेस की भी बात आई कि टेंसेस जो हैं, क्योंकि काल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं जब ब्रिटेन में था तो लंदन विश्वविद्यालय से मुझे ट्रांसलेशन स्टडीज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला था।
और मैं यहाँ पर भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में काम करता रहा, तो मुझे उस नाते से अनुवाद में भी बड़ी विशेष रुचि थी। और मैं समझता हूँ कि जब ये पुस्तक देखी जाएगी तो इस नाते तो देखी जाएगी कि कि सुषम जी की कहानियों का अनुवाद है, इस नाते भी देखी जाएगी कि अनुवाद को लेकर कितनी मेहनत, कितनी दृष्टि, कितनी सोच अनुवाद के एक एक आयाम पर की गई है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि तिथियां भी दी गई है, कब उसके लिए कार्यशाला की गई और सारे अनुवादक साथ में बैठे और आपस में चर्चाओं में से ये अनुवाद किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो उस नाते से भी मुझे तो लगता है कि एक कार्यक्रमों की उनकी किताब पर बात हो रही है, इस अनुवाद पर भी एक अलग कार्यक्रम होना चाहिए। और पुनः उसके लिए लेखकों को और जो अनुवाद किया है जिन्होंने, उनको बधाई। पुस्तक के अंत में एक साक्षात्कार भी है जो रेखा जी ने लिया, उसको भी मुझे देखने का मौका मिला। यद्यपि मैं उसको पहले भी पढ़ चुका था, क्योंकि जो कनाडा की जो वेबसाइट है उसमें मेरा भी एक लेख उसमें आया था सुषम जी को लेकर, और ये रेखा जी का ये साक्षात्कार भी उसमें प्रकाशित हुआ था, तो पहले नजर डाल चुका था। परंतु वो भी साक्षात्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस पुस्तक में आया। उससे जैसे एक 360 डिग्री उनके बारे में सोच बनती है। तो उनकी कहानियां भी हैं, प्रवासी लेखन पर लेख भी है, और साथ ही जो अनुवाद कैसे किया गया है उसकी भी बात है, और प्रतिनिधि रचनाएं, ये भी महत्वपूर्ण है कि उनकी रचनाओं को मुझे भी गुजरने का मौका मिला है उनकी रचनाओं से। परंतु इसमें जो कहानियां चुनी गई हैं, तो संपादकों की ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादातर किताबें इसलिए सफल या असफल हो जाती हैं कि उन्होंने कैसी रचनाओं का चयन किया। तो अगर कोई ये समझता है कि ये जो अगर सुषम बेदी जी की प्रतिनिधि रचनाएं पढ़नी है तो उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं इस किताब की दृष्टि से पुनः जो संपादक हैं, विशेष रूप से रेखा जी यहाँ पर हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर पुस्तक पर भी विचार किया है, अनुवाद की प्रक्रिया पर भी विचार किया है, सुषम बेदी जी के व्यक्तित्व को भी दिखाया गया और उनकी प्रतिनिधि कहानियां भी हैं। तो पुनः इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए, इसकी संकल्पना के लिए, इसकी रूपरेखा जो उन्होंने विकसित की है, उसके लिए उनको बहुत बधाई। जैसा मैंने पहले कहा था कि सुषम जी जो हैं वो जब मैं प्रवासी साहित्य के बारे में सोच रहा था तो एक प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में मन में उभरती थी। पहली बार मैंने उनकी जो कहानी, जो अंत जिसका कहानी इसमें भी वो कहानी संकलित है, डॉक्टर धनंजय जी के संपादन में एक अमेरिका के लेखकों पर एक पुस्तक थी जो कि बीबीसी में मेरे को अचला जी ने भेंट की थी, जिस समय मैं ब्रिटेन में काम कर रहा था तो हाई कमीशन में। तो मैंने उस समय वो कहानी पढ़ी और उस कहानी ने लगभग झकझोर दिया मुझे कि इतनी सुंदर कहानी, इतनी गहरी कहानी लिखने वाला वो वास्तव में जो एक भारतीय जो वहां पर है, उसके मन के अंतर्द्वंद को जिस तरह से प्रस्तुत करता है, उस कहानी को का उल्लेख भी रेखा जी ने किया है कि एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो भारत में जन्मा है, और जब उसका क्रियाकर्म हो रहा होता है अंतिम, तो उसके मित्र से रहा नहीं जाता और वो वहां पर मंच पर जाकर अंत में जो है गीता के कुछ श्लोक, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा नहीं पढ़ा तो शायद उसको वो मुक्ति नहीं मिलेगी जो जिस तरह से वो जिया। तो वो, और उसमें भी एक जो अलग अलग मानसिकताएं हैं, जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसका भी एक उल्लेख उसकी पत्नी के माध्यम से दिखाई देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी। और जैसा दिव्या जी ने कहा कि सुषम जी ब्रिटेन में आती थी, तो मेरे समय में भी वो फिर ब्रिटेन में आई और बड़े लंबे समय तक वो वहां पर रहती थी। तो वहां उस समय में कई गोष्ठियां करते थे। तो फिर मैं चूंकि हाई कमीशन में था तो इसलिए कई बार आना जाना और मिलना हुआ, और उनके लेखन को समझने की कोशिश भी की। एक शब्द जो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है लेखन में, ऑब्जेक्टिविटी। बहुत हद तक मैंने देखा है कि वो लेखन के अंदर लिखते समय बहुत वस्तुनिष्ठता के साथ लिखने का प्रयास करते थे। जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने आत्मसात किया, और ऐसे स्वयं कई चीजें, मतलब उनसे चर्चा में मुझे मालूम है कि एक कविता है, उन्होंने कहा कि एक कविता सुनाओ, तो एक कविता मैं सुना रहा था स्कूल का पहला दिन, उनकी भी कुछ कविताएं सुनी, तो
तो उनको जो उसका अंत था, तो जो अंत जिस तरीके से किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि शायद इसका इतना असर्टिव नहीं होना चाहिए कवि को। एक उसका अंत स्वाभाविक रूप से जो है, क्योंकि बच्चे के ऊपर थी, तो शायद उस बच्चे की संवेदना को लेकर वो इतनी उनका सरोकार था कि उनको ऐसा लगा कि ये जो है, ये अंत इतना असर्टिव नहीं होना चाहिए। तो लेखन को लेकर उनकी जो दृष्टि थी वो बड़ी बारीक दृष्टि थी, और जिस वस्तुनिष्ठता की बात लेख में की है, वो वस्तुनिष्ठता उनके लेखन के अंदर पाई जाती है। उसके कुछ कुछ बिंदु जो है वो मुझे ध्यान में आते हैं कि जैसे प्रवासी साहित्य का वर्गीकरण, इस बात से शुरू भी किया शायद उन्होंने आलेख की। प्रारंभ में वो शायद इस वर्गीकरण के खिलाफ थी कि उन्होंने कहा कि क्या मैं इस मतलब भारतीय नहीं हूं क्या, ऐसा। परंतु मेरी पुस्तक, जो मैंने प्रवासी लेखन पर एक पुस्तक लिखी, और उसको भी मैं मेरे व्यक्तिगत संपर्कों में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने उनको पुस्तक लिखी, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसकी चाहता हूं कि आप भूमिका लिखें। प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान, उस पर मैं उस समय फिजी में था, और मैंने पुस्तक की उनको पीडीएफ भिजवाई। तो मुझे था पानी, वो जो उस समय था कि कोई कार्यक्रम था, हाँ, ऑक्सफोर्ड के अंदर कार्यक्रम था, तो मुझे जाना था, तो मैंने चाहता था कि उससे पहले प्रकाशित हो जाए, और मुझे लग रहा था कि वो इतना समय कहाँ निकालेंगे। तो 2-3 दिन बाद मैंने उनको फोन किया कि क्या वो 15-20 दिन की बात थी, तो मैंने कहा कि क्या आप वो कर सकेंगी। उनका फोन फोन उठाया उन्होंने, तो मैंने कहा कि आप इतना समय निकाल पड़ेंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये पुस्तक पढ़ चुकी हूँ पूरी, मतलब 2 दिन में वो पुस्तक पूरी पढ़ चुकी थी। और जो एक शब्द, एक वाक्य जो है, वो उनका हमेशा मुझे याद रहेगा, और मैंने अपने लेख में भी जिक्र किया है। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा हास्य कहना चाहिए कि उस रूप में मुझे लिखा मेल पर कि मरण रेखा कब है, व्हेन इज द डेडलाइन, उसका अनुवाद करके लिखा। तो बाद में ऐसा हुआ कि कुछ वर्ष बाद उनके मृत्यु भी हुई, तो मुझे वो वाक्य हमेशा याद रहा कि हम सबको अपनी मरण रेखाएं किसको कितनी पता है और किसको कितनी ध्यान में रहती हैं कि कब है। हम तो जीवन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं रख पाते। परंतु उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब उन्होंने, जो काफी मतलब बाद में उद्धृत भी की गई उनकी पंक्ति की, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़कर ऐसा लगा इस किताब को कि प्रवासी लेखन अब ग्रेजुएट हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको भी ऐसा लगा कि जिस प्रवासी लेखन की बात ही आज से 20-25 साल पहले नहीं की जाती थी, आज प्रवासी लेखन इतनी चर्चा में है कि उसके ऊपर इतनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। जैसे कुछ बिंदुओं की बात कर रहे थे, एक बिंदु की बात मैं कर रहा था अभी कि प्रवासी लेखन का वर्गीकरण, वो प्रारंभ में तो नहीं उन्होंने, लेकिन वो इतनी गहरी और रचनात्मक चिंतक थी कि उन्होंने बाद में ये माना कि ये वर्गीकरण बड़ा स्वाभाविक और बड़ा ठीक वर्गीकरण, और मेरी पुस्तक की भूमिका में भी उसका उल्लेख किया। और रेखा जी ने भी कहा कि ये उनके मानसिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो भी कहती थी कि 90 के दशक में जब हमको कहते थे तो हमको लगता था कि ये तो कोई मतलब ये शब्द ही तब तक उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन कोई भी शब्द तब प्रचलित होता है जब लंबे एक बड़ी धारा में जब लेखक लिखने लग जाते हैं, और एक समय में ब्रिटेन में, अमेरिका में और बहुत जगह पर जब लेखक लिखने लगे तो ये प्रवासी साहित्य शब्द चर्चा में आया। और जहां तक वर्गीकरण की बात है, तो हिंदी साहित्य में इतने सारे वर्गीकरण हैं, कहीं दलित साहित्य है, तो कहीं स्त्री विमर्श है, तो उससे कोई लेखक छोटा नहीं हो जाता। उस लेखक को वो बैरियर भी क्रॉस करने पड़ते हैं, और तब जाकर वो अगर बड़ा लेखक होता है तो वो सब जगह अपनी जगह बनाता है। तो किसी का ये मानना कि इसके कारण से लेखक छोटा हो जाता है क्योंकि वो प्रवासी लेखक कहलाता है, ये उसके मन की कोई ग्रंथि हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जैसे कुछ मिथ फैलाए गए हैं जिसको सुषम जी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और मुझे मतलब जितना वो ऐसा किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती थी सीधा सीधा, परंतु जब वो लिखती थी तो सारी चीजें बड़ी सोच समझ कर लिखती थी। जैसे नॉस्टैल्जिया की बात की दिव्या जी, तो उन्होंने कहा कि किसी भी जो पहली जनरेशन का लेखक है, और इसी पुस्तक को में से मैं उद्धृत कर रहा हूँ, जो शायद रेखा जी के साक्षात्कार, तो अब क्या हो गया है कि मतलब बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी मानने लग रहे हैं इम्प्लाइड, कि जैसे
इस किताब में या इस कहानी में तो नॉस्टैल्जिया, एज इफ की नॉस्टैल्जिया बड़ी खराब सी चीज है, लेकिन वो इतनी गंभीर और रचनात्मक लेखिका थी कि उन्होंने कहा कि उसके बिना व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता पहली जनरेशन के लेखकों का, और वो हमेशा उसके अंदर जीवित रहता है उनका देश। और इसीलिए जब आक्रोश की भी, जब दिव्या जी के भी कहानी संग्रह की बात होती है, तो उस पर इस तरह से सोचना है तो मैं समझता हूं कि शायद उन कहानियों का ठीक से मूल्यांकन करना नहीं है। और वो इतनी समर्थ लेखिका इसी कारण से आगे भी और बेहतर लिख सकी। तो चाहे नॉस्टैल्जिया है, चाहे प्रवासी साहित्य का वर्गीकरण है, जो बड़े सवाल हैं, उन बड़े सवालों को जिस तरह से उन्होंने समझा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको समझना, ठीक से समझना, बजाय इसके कि क्या कौन प्रचार हो रहा है, कौन सी चीज को बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है, उसके बजाय प्रवासी साहित्य के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। जो उनकी कहानियां हैं, वो कहानियां शायद इस तरह की कहानियां हैं जो कि जैसे मैंने कहा कि वो प्रतिनिधि कहानी है, और उन कहानियों में जिस तरह से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो प्रवासी साहित्य में जिस विस्थापन की बात करते हैं, जो मुख्यतः आइडेंटिटी का प्रश्न है, हमारी पहचान का जो प्रश्न है, और उसमें भी एक विशेष रूप से जो महिलाओं की पहचान का प्रश्न है, जैसे कहा भी गया कि एक तो किसी दूसरे देश के अंदर जाकर अपने को स्थापित करना, और दूसरा एक महिला के रूप में जो उसके संघर्ष होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने समय के महत्वपूर्ण सवालों से उनकी सब कहानियां जूझती हैं, और वे सब कहानियां इतनी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। समय होता तो उनको उद्धृत किया जा सकता है, आगे आने वाले समय में हो सकता है रेखा जी उद्धृत भी करें, क्योंकि वो कहानियां इतनी महत्वपूर्ण कहानियां हैं कि कोई भी कहानी जो है उसमें से वो जो ऐसी कहानी है, जैसे वो बर्फ वाली जो कहानी है, तो वो एक 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 पूरा जो पैरा है वो एक पूरी सभ्यता को नंगा कर देता है, सिर्फ एक पैरा। ऐसे क्षमतावान लेखक बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने अंत कहानी का कहा था कि वो एक कहानी है जो कहानी आपको इतना झकझोर देती है कि, क्योंकि जो मृत्यु है वो अपने आप में एक ऐसा समय होता है कि जिस समय के अंदर जो संस्कृतियों का अंतर सोच और दृष्टि है वो विशेष रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही साधारण चीजों से सड़क की लय, जैसे वो कहानी का जिक्र किया है कि कहाँ सड़क की लय और कहाँ, मतलब मुझे अपनी एक कविता की पंक्ति भी आ रही है, ये सड़कें हैं या जंगल है या फिर जंगल की सड़कें, नींद कहाँ है, जो कविता लिखी थी मैंने। तो ये जो सड़क की लय है वो कैसे एक लड़की के जीवन के साथ उस सड़क की लय को जोड़ा गया है, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जो उपन्यास है, जो बड़ी लेखिका बनी वो कहानियों से नहीं उपन्यासों से बनी, और हवन के बाद से निरंतर क्रम में, और मैं तो उस समय शायद अमर गाथा की बेल या नव भूमि की रस कथा पढ़ रहा था जिस समय 2001 में वो आई थी, तो उन्होंने मुझे भेंट की थी। वो सब कहानियां वहां के जीवन को जिस तरह से प्रस्तुत करती हैं, शायद अगर किसी को वहां के जीवन को समझना है तो कोई वहां के इतिहास को, अमेरिका के इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुषम जी के किसी एक उपन्यास को पढ़ने से वहां का जीवन बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। यहाँ तक कि मैंने उनकी कहानियां जो व्हाइट और ब्लैक, जिसका जिक्र भी किया कि व्हाइट और ब्लैक शब्द का इस्तेमाल अनुवाद में किया जाए या ना किया जाए, रेखा जी ने लिखा भी कि, लेकिन ये मानते हुए कि उन संदर्भों में उन्होंने प्रयोग किया है। तो ऐसी अद्भुत रचना सृष्टि जो मैं समझता हूं अभी तक मेरे जो ध्यान में आया, शायद ही किसी लेखक ने प्रवासी साहित्य में गद्य में की हो जैसे कि सुषम जी ने की है। तो उनके रचना दृष्टि को, उनके रचना संसार को नमन है, अभिनंदन है। और ये पुस्तक उनके पाठकों का, उनकी दृष्टि का दायरा और व्यापक करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगी। इसके लिए रेखा जी को और साहित्य अकादमी को, हिना जी को और सभी लेखकों को जिन्होंने अनुवाद किया है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अनिल जी, आपने बहुत विस्तार से न केवल अपने संदर्भों को बताया जो सुषम जी से जुड़े हुए थे, बल्कि पुस्तक के
गहराई में भी आपने बातें कही, और अनुवाद चूंकि आपका क्षेत्र भी रहा है और आपने उसमें, मैंने तो नहीं बताया, बहुत संक्षेप में आपका परिचय दिया था, लेकिन मैंने देखा है कि आपने एमए किया है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन से मैं भी बहुत गहराई से जुड़ी रही हूँ, हालांकि मैंने कोर्स नहीं किया है, लेकिन शौकिया अनुवाद करती गई, और लोगों ने जब कहा कि ठीक कर रही हो तो और भी दायित्व भी बढ़ता गया और मन भी लगता गया, तो अनुवाद कार्य मैं भी करती रही हूँ। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से नॉस्टैल्जिया के विषय में और अनुवाद के दौरान हुई कठिनाइयों और जिस तरह से शब्दों को लेकर के चर्चा की गई उसकी बात कही है, उससे पता चलता है कि इस पुस्तक अ प्लेस कॉल्ड होम को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी लगन लगी है, कितने चिंतन मनन हुआ है। आप तो स्वयं ही आलोचक और चिंतक रहे हैं, तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातें रखी हैं। मैं अगली वक्ता की ओर बढ़ रही हूँ। अगली वक्ता असल में आज हमारी मुख्य वक्ता भी है, क्योंकि उन्होंने ही इस हिना जी के साथ मिलकर के इस पुस्तक का प्लेस कॉल्ड होम का न केवल संपादन किया है, सुषम जी की बहुत सारी कहानियों का अनुवाद किया है। वर्कशॉप जो हुआ अनुवाद के लिए उसमें वो शामिल रही हैं, और साथ ही साथ उसका बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन उन्होंने पुस्तक में दिया है, जिसकी चर्चा अनिल जी ने की है। और पुस्तक के अंत में उनका एक साक्षात्कार भी सुषम जी के साथ है, जो उन्होंने भोपाल में लिया था, उसकी भी चर्चा अनिल जी ने की है। तो रेखा जी के इस कार्य पर बात करने के लिए आज हम एकत्र हुए हैं, लेकिन रेखा जी का थोड़ा सा परिचय भी मैं देना चाहूँगी, बहुत संक्षेप में दूंगी। आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती हैं, साथ ही साथ आलोचक, संपादक, अनुवादक और एक सक्रिय लेखिका, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखती रहने वाली तो है ही, साथ ही साथ इन्होंने देश विदेश में स्त्री लेखन के लिए, स्त्री काव्य के लिए खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। कृष्णा सोबती जी पर जो इनकी किताब आई है वो यूके से प्रकाशित है, और इन्होंने अभी तक 8 संपादित पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कुल 15 पुस्तक प्रकाशित हैं। मेरे ख्याल से इसमें ये किताब अभी जुड़ी नहीं है परिचय में, तो ये ले लें तो ये 16वीं किताब हो जाएगी इनकी। 17 हो गई। 17 हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इन्होंने साथ ही साथ जो एक और महत्वपूर्ण काम किया है, वो इन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में इंडियन लिटरेचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के पाठ्यक्रम के लिए आयोजित वक्तव्य श्रृंखला में अध्यक्ष के रूप में सहयोग दिया है, और उसके पहले भी इन्होंने वेब लेक्चर श्रृंखला चलाई है डॉक्टर फौजिया फारूकी के साथ मिलकर के। वातायन से जुड़ी रही वातायन यूके से जुड़ी रही, उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, और जो एक और बात मैं कहना चाहूँगी वो है, आप बहुत ही विनम्र हैं और चुपचाप अपना काम करती रहती हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आज तो खास करके फेसबुक और जो सोशल मीडिया है उसमें तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से लोग अपना ढोल पीटते रहते हैं। ऐसे समय में अपना काम चुपचाप किए जाना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन चुपचाप काम करने के बावजूद उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि उसे रेखांकित किया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस पुस्तक के विषय में खास तौर से, चूंकि मैं भी अनुवाद से जुड़ी रही, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अनुवाद कार्य बहुत कठिन कार्य है। हालांकि आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो थोड़ी आपकी इज्जत बढ़ जाती है हिंदी लेखकों के बीच में, हिंदी पाठकों के बीच में। और अगर आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तो शायद आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन अनुवाद किसी भी भाषा से किसी भाषा में किया जाए तो एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इसमें जब आप मौलिक काम करते हैं तो आप लगातार अपना लिखते जाते हैं, करते जाते हैं। लेकिन जब आप अनुवाद का कार्य करते हैं तो आपको मूल काम को पढ़ना होता है, कई बार पढ़ना होता है और उसकी आत्मा तक उतरना होता है। और जब मैं इस किताब को देख रही थी, अनुवाद की इस किताब को, प्लेस कॉल्ड होम, तो इसमें मैं देख रही थी कि उन्होंने कहानियों को वास्तव में पकड़ा है, कहानी की आत्मा को पकड़ा है। उन्होंने जिन कहानियों का अनुवाद किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। साथ ही साथ चूंकि उन्होंने संपादन किया है, तो संपादन के द्वारा मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने सुषम जी की महत्वपूर्ण कहानियों को तो उठाया ही है, साथ ही साथ जिन कहानियों का अनुवाद हुआ है उस पर भी उन्होंने काम किया है। और चूंकि ये अनुवाद कार्य एक वर्कशॉप के द्वारा हुआ था, एक वर्कशॉप के बाद हुआ था, तो उस वर्कशॉप की चर्चा भी उन्होंने विस्तार से की है। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से सामूहिक रूप से वर्कशॉप के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा जब अनुवाद होता है तो वो अनुवाद कार्य एक अलग ही स्तर रखता है, उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए साहित्य अकादमी का हमें आभार मानना चाहिए। और उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है उसके द्वारा सुषम जी का व्यक्तित्व और निखर के आता है। साथ ही साथ रेखा जी ने जो सुषम जी के विषय में जो उनका इम्प्रेशन है, उसके विषय में जो बताया है, उससे सुषम जी के कई आयामों का हमें ज्ञान होता है। आज रेखा जी वहीं पढ़ा रही हैं जहाँ एक समय सुषम जी भी थी। मैं चाहूंगी कि रेखा जी न सिर्फ इस पुस्तक पर अपनी बात रखें, बल्कि सुषम जी से जुड़ी हुई बातों को भी हमारे साथ साझा करें। मैंने बहुत संक्षेप में उनका परिचय दिया है, उनका परिचय काफ़ी विस्तार में हो सकता है, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो मंच संभालें। धन्यवाद विजय जी। आज ऐसा लग रहा है जैसे अपने मित्रों के बीच बैठ के ही बात कर रहे हैं, दिव्या जी, अनिल जी और आपसे। बहुत अच्छा प्रगाढ़ संबंध रहा है और ऐसा ही सुषम जी के साथ भी रहा। मेरा उनसे परिचय लगभग 20 साल का है। 2005 में मैं उनसे सबसे पहली बार जनवरी 2006 में मैं उनसे सबसे पहली बार मिली थी, किताबों के बाहर। उससे पहले मैंने उनकी कहानियां पढ़ी थी, लेकिन बिल्कुल साथ साथ बैठ के 2006 में उन्हें हमने अपने कॉलेज में आमंत्रित किया था। वो कॉलेज की पूर्व छात्रा रही और जब वो कॉलेज में आई तो उनकी तबीयत भी उस दिन ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि काफी सर्दी जुकाम हो गया था, मतलब बस पानी ज्यादा पीते रहना है, कि अमेरिका में अगर जुकाम होता है तो एंटीबायोटिक नहीं लेते, डॉक्टर कहते पानी ज्यादा पीते रहिए। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जब उनके साथ होते थे तो मेरे और उनके बीच उम्र का जो अंतराल है वो कभी पता ही नहीं चलता था। और मैं एक बार ये पुस्तक यहाँ दिखाना चाहूंगी। अगर आप इस पुस्तक पे भी उनका चित्र देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बोल रही हैं या कहना चाहती हैं, या
कोई बहुत आत्मीय है, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी भी दिखा रहे हैं कि आपसे चुपके से कोई बहुत सीक्रेट कोई अपनी बात शेयर कर रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होता है। और मतलब जो भी वो कॉलेज आई, उन्होंने स्टूडेंट्स से संवाद किया, स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए, खूब तस्वीरें खिंचवाई, और लड़कियां तो खैर फिदा हो गई थी उन पर, मतलब सब लड़कियों ने उनके साथ खड़े हो के फिर उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल देखने चलते हैं जो कॉलेज में। फिर हम लोग उधर स्पोर्ट्स फील्ड में टहलने लगे। वास्तव में हमारा कॉलेज 100 साल पुराना है, और उसकी जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग है, और जो वहां पढ़ा है उसका संबंध उसके दरो दीवार से भी है। तो मैं और सुषम जी बहुत देर तक पीछे के स्पोर्ट्स फील्ड में, जो कि मेरा ख्याल है कि 7 एकड़ का स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें हम लोग घूमते रहे और बहुत अंतरंग बातचीत होती रही। फिर उसके बाद 2015 में मैं कॉन्फ्रेंस में वहां गई, फिर उनके साथ, मतलब फिर ये सिलसिला चलता रहा हर बार जब वो आती थी। तो मैं इस पर ज्यादा बात ना करके ये बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि मैं अलग अलग तरह के काम करती रहती हूँ। मैं अंग्रेजी से भी हिंदी में, मतलब मैं ज्यादातर मैंने कविताओं के अनुवाद किए हैं, और अभी एक मेरी अगली पुस्तक भी आ रही है जिसमें समकालीन भारतीय 18 अंग्रेजी की कवित्रियों के हिंदी अनुवाद हैं। सबकी 4-4 कविताओं के अनुवाद हैं। उससे पहले भी मैंने सुकृता की कविताओं के अनुवाद, पूरी एक पुस्तकाकार, पूरी एंथोलॉजी का अनुवाद किया था। और लक्ष्मी कन्नन, वो मतलब बहुत से लोगों के मैंने अनुवाद किए, और भाषाओं से भी किए, पंजाबी से, उड़िया से। तो मेरा काम कभी ऐसे नहीं होता कि मैं जिसे कहना चाहिए कि बहुत विचार करके ऑर्गेनाइज ढंग से, मतलब ऑर्गेनाइज करती हूँ एक तरह से, लेकिन एक संकल्पना बना के और फिर उस प्रोजेक्ट की तरह उसे करूं। बस थोड़ा जिसमें मेरा मन रम जाए और वो काम फिर शुरू हो जाता है। जब शुरू हो जाता है फिर उसमें निश्चित तौर पे उसमें एक व्यवस्थित ढंग से उसे करने की कोशिश रहती है। तो ऐसा ही हुआ, हम लोग बहुत विश्व रंग में भी हम लोग बार बार ये विचार करते रहे कि हमने डाउनलोड बहुत कर लिया, अब अपलोड करने की बारी है। और दिव्या जी को याद होगा 2015 में ही शायद मैं जब लंदन गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां भी यही हुआ था कि मैंने एक पेपर पढ़ा। उन दिनों में हिंदी की स्त्री कवियों पर काम कर रही थी, तो उसका टाइटल था फेमिनिस्ट वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ कास्ट एंड क्लास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्परेरी वुमेन पोएट्स इन हिंदी। तो जब मैंने दलित और आदिवासी पोएट्स की बात की, तो कोई मुझे मिली जो फ्रेंच थी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में पढ़ाती थी, और उन्होंने कहा कि वी हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे लगा जैसे दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन से सरहद मतलब कौन से जगह में रहती हूँ। और जिन कवियों के मैंने नाम दिए, उन्होंने तुरंत जब तक मेरा पेपर चल रहा था उन्हें गूगल करने की कोशिश की, और निश्चित रूप से कुछ ज्यादा उन्हें नहीं मिला। तो मेरे दिल में बहुत क्षोभ भी हुआ कि जो स्कॉलर्स मेरा पेपर सुन रहे हैं वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और ज्यादा उस पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो ढूंढेंगे तो उन्हें सोर्स मटेरियल मिलेगा ही नहीं। तब मेरे मन में ये आया कि हमें, और जबकि मेरा पूरा विश्वास था कि जो हम लिख रहे हैं वो किसी भी मायने में विदेशों में जो लिखा जा रहा है वो कमतर नहीं है, उसकी अपनी एक जमीन है। लेकिन जो साहित्य की एक बड़ी दुनिया है, वो जैसा आपने कहा कि वीएस नायपॉल या सलमान रश्दी, अमिताभ घोष,
जो भारतीय हैं और अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उनको पढ़ रही है, उनको जान रही है, लेकिन भारतीय भाषाओं में जो इतनी इंटेंसिटी के साथ लिखा जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और यहाँ तक कि महाश्वेता देवी को भी एक बहुत बड़ा अवार्ड इटली में मिला था, वो तभी संभव हुआ जब उनका अनुवाद इटालियन में हुआ। तो अनुवाद करने की हमारे मतलब भारतीय भाषाओं के बीच भी जरूरत है, लेकिन भारतीय साहित्य का अंग्रेजी या विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की भी बहुत जरूरत है। इसका मुझे पूरा एहसास हुआ। लेकिन जैसे आपने कहा कि अनुवाद कौन करे, हम 7 लोगों की टीम थी जिन्होंने 2-2 कहानियां अनुदित की हैं। कुल 14 कहानियां हैं इस संकलन में, लेकिन पहले किसी ने सुषम बेदी को नहीं पढ़ा था। तो ऐसा नहीं था कि आप पढ़ते रहे हैं और आप जानते हैं, पर वो सब लोग अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, तो उनकी भाषा इतनी मंझी हुई है और लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो ये चिंता नहीं थी कि अनुवाद कैसा होगा। वो साहित्य की बारीकी को समझ पाएंगे, उसे पूरा का पूरा उतार पाएंगे, इसकी चिंता ज्यादा नहीं थी। और इसका श्रेय मैं बहुत ज्यादा प्रोफेसर मालाश्री लाल को देना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में एक सेंटर हम चलाते रहे हैं, सेंटर फॉर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। तो उसी प्रक्रिया में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि सुनो, मैं मतलब अंग्रेजी के एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, तो रेखा मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसमें थोड़ा लीड लो और अंग्रेजी बोर्ड की तरफ से एक वर्कशॉप तुम ऑर्गेनाइज करो। तो बात हुई, फिर 5-6 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझे बताया नहीं। तो इससे पहले भी हमने साहित्य अकादमी के लिए एक वर्कशॉप की थी अपने कॉलेज में, और तब हमने हिंदी भाषा से 12 या 14 कहानीकार लिए थे और सबकी एक एक कहानी का अनुवाद स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर किया था और फिर उसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया था। तो लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कर रहे थे तो वो कई बार उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। तो इस बार हमने जो टीम बनाई वो ऐसे लोगों की बनाई। लेकिन मालाश्री लाल ने कहा तो ये मैंने कहा कि डायस्पोरा करें, अच्छा ऐसे करें वैसे करें, तो सुषम जी के नाम पर सहमति बनी। फिर हमने प्रपोजल बनाया, सबमिट किया, फिर पूरे बोर्ड ने देखा, फिर 6 महीने में उसकी अनुमति आई। तो वो सब प्रक्रिया चलती रही, ये सब चलता रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम अनजाने ही ऐसा हुआ, मतलब हमारी कोई योजना नहीं थी, लेकिन जिन 7 लोगों का नाम जुड़ा इसमें ट्रांसलेट करने के लिए, वो सब महिलाएं। मतलब उसमें एक तो बहुत हमारी युवा साथी भी है जिसने अभी जीवन के इतने उतार चढ़ाव या उस तरह की चीजें नहीं देखी जो इस कहानी में है, इन कहानियों में। तो हमारी ये जो पूरी टीम बनी, तो हमने कहा कि हम 2-2 कहानियां सबको एलोकेट कर देते हैं। हमने एलोकेट कर दी। फिर ये हुआ कि भाई उसमें फाइनल करेंगे, वहीं एक ड्राफ्ट लेके आएंगे। फिर प्रोफेसर लाल काफी टफ टास्क मास्टर हैं। फिर थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं वहां का कैसे फाइनल होगा, तुम लोग पहले इसको एक ड्राफ्ट फाइनल करो। तो सबने पहले अपना अपना ड्राफ्ट एडिटर्स को भेजा। अब देखिए मेरा उसमें रोल क्या था, मुझे लगता था कि मैं अनुवाद नहीं करूंगी क्योंकि मेरी प्राथमिक भाषा हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। तो अनुवाद शायद मैं ना कर पाऊं या वो वोकैबुलरी ना ला पाऊं जिसकी जरूरत है। लेकिन हिंदी जानने वाला और कहानियों को समझने वाली मैं अकेली उस टीम में थी। तो मेरी अपनी मतलब मेरी उपस्थिति तो बहुत बार मैं कहती थी कि नहीं देखो ये कहना चाहती हैं, तुम इसे इस संदर्भ में नहीं पकड़ पा रहे। तो मेरा ये रोल रहा और प्रोफेसर नंदराजोग का ये रोल रहा कि वो लैंग्वेज के बारे में बहुत पर्टिकुलर थी और
परिचर्चा चलती रही। और फिर ये भी देखना था कि पूरी किताब में एक यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, अनुवाद की शैलियां इतनी अलग अलग ना हो जाएं कि पता चले कि पूरी किताब को एक उसमें नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये सारी प्रक्रिया फिर हम मिले, और जब हम 3 दिन मतलब लगता है कि सब लोगों ने एक एक कहानी का एक एक शब्द वहां पढ़ा। जैसे मैंने अनुवाद की तो मैंने पूरी कहानी पढ़ी, और जो बाकी लोग थे वो ओरिजिनल को लाइन दर लाइन देख रहे थे। तो जहां हमने डिविएट किया तो सबने बताया कि ये चुनाव उसने क्यों किया, क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के वो एक्सरसाइज बहुत फ्रूटफुल रही। और उन दिनों मेरी आवाज बिल्कुल बंद थी, तो मेरे बिहाफ पे मेरी एक कॉलीग ने मेरा ट्रांसलेशन पढ़ा। तो बहुत लेकिन सबसे मजे की बात ये थी कि अधिकांश जो ट्रांसलेटर्स थे वो मान लीजिए कि एक को छोड़ के, एक बिल्कुल हमारी युवा साथी थी जो अपनी 30s में, बाकी सब 50 के आसपास थे। तो हम उन कहानियों में उन महिलाओं से बहुत रिलेट कर पा रहे थे, जो वो कहना चाह रही हैं, जो उनके मन में सवाल। और बहुत सारी कहानियां यंग लड़कियों के बारे में थी, क्योंकि जिनके पेरेंट्स ने उन्हें अमेरिका में एक हिंदुस्तानी ढंग से बड़ा किया है, और उनके पास आसपास एक अमेरिका का खुला जो परिवेश है उसकी बात भी है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हम दोनों के लिए, जो 30 बरस की लड़की थी वो भी रिलेट कर पा रही थी उस पूरी सवाल से। मतलब उसमें वर्जिनिटी, सेक्सुअलिटी, मॉरल वैल्यूज, इस तरह के मुद्दे उठ रहे थे। और जो बड़ी उम्र की औरतों की कहानियां थीं वो अकेलेपन के बारे में थीं, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जैसे माँ का अपने बच्चों की जिंदगी में फालतू हो जाना एक तरह से, और असिस्टेड लिविंग की जो कहानी है। तो अभी हम बात कर रहे थे, दिव्या जी बात कर रही थी नॉस्टैल्जिया की जो बात थी, वास्तव में नॉस्टैल्जिया नहीं, जैसे अगर हम उस परिवेश को देखना चाहें तो एक भारतीय का जीवन वहां जाकर कैसे बदलता है, उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये इन कहानियों की मार्फत हमें पता चलता है कि असिस्टेड लिविंग में जाकर अपने घर बाहर से दूर अनजाने लोगों के बीच। अब मजे की बात ये थी कि अगर 14 कहानियां हैं तो एक ही प्रॉब्लम एक से ज्यादा कहानियों में थी, और हर जगह उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बदला हुआ था। तो एक ही चीज को, एक ही समस्या को कितनी तरह से उठाया जा सकता है, ये सुषम जी ने बहुत गजब से उसे पकड़ा, और उसके कई लेयर्स हो सकते हैं। इन सभी कहानियों के केंद्र में एक स्त्री मन जरूर है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई आप स्त्री विमर्श पर बात करती हैं, मैं विमर्शों में इतना यकीन नहीं रखती, लेकिन एक बात मैं समझती हूं कि जब आप इस एहसास के साथ पढ़ते हैं कि इसे एक औरत ने लिखा है, तो उसके भीतर का एक और परिवेश भी है, उसके एक ऐसा मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि यथार्थ किस चीज में है। तो कई बार विमेन्स राइटिंग को एकदम डिसमिस कर दिया जाता है कि ये अपनी बात कह रही हैं, लेकिन इतना डिसमिसिव हम हो नहीं सकते, क्योंकि जो यथार्थ वो जी रही है वो उस रियलिटी की बात कर रही है, और उस रियलिटी से अगर हम अब उस दूरबीन से समाज को देखें तो हमें समाज भी तो पता चल रहा है कि वो किस तरह के वर्गों में बटा हुआ है, किस तरह से वो किसी के प्रति असंवेदनशील भी हो सकता है। तो ये सभी महिलाएं जो लिख रही हैं वो शायद एक किस्म से अपने स्वत्व को अर्जित करने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए लिख रही हैं, और समाज को आईना दिखा रही हैं।
तो सुषम जी की यहाँ बहुत सारी कहानियों में ये सारी बातें नजर आती हैं। तो पूरा जो मतलब फिर ये भी हमारे सामने ये था कि अगर आप ये देखेंगे तो इस कहानी में, इन सारी कहानियों में बहुत सारी कहानियों, अवसान कहानी की बात हुई जो दी एंड के नाम से है, सड़क की लेक। एक और बिल्कुल अलग ढंग की कहानी है, वो है दरबान, जहां वो व्यक्ति अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि वो प्रेम से ही उसे सफोकेट कर देता है, उसके पूरे जीवन को जकड़ लेता है और एक सब पॉइंट पे आके उस पे वो शक करता है, वो उसे मारता है, अपाहिज हो जाती है। फिर वो पूरी, जब तक वो जीवित रहती है, वो उसकी सब जरूरतों की देखरेख करता है, लेकिन उस प्यार में वो उसे जीने नहीं देता। तो ऐसी अलग अलग विलक्षण कहानियां भी इस संकलन में शामिल हैं। तो मुझे ये कहना चाह रही थी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई बार ऐसा दृष्टिबोध मिलने लगता है कि वो सच्चाइयां जो हमारे आसपास हैं वो बड़ी परिचित सच्चाइयां हैं, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था। जैसे एक कहानी है ब्रॉडवे, तो एक छोटा सा उसमें प्रसंग आता है कि वो किसी को बचा हुआ खाना देती है, रेस्टोरेंट से जब बाहर आती है तो कोई मांग रहा है उसे, वो खाना देती है और वो डस्टबिन में फेंक देती है और वो कहती है कि मैं वापस उठा लूं। तो उसका पति कहता है कि अब उसने डस्टबिन में फेंक दिया, अब क्या? कहती नहीं, इतनी मुश्किल से, मतलब हम खाने का निरादर हम नहीं करते, इतनी मुश्किल से हम कमा के कुछ कर रहे हैं, और वो उसे डस्टबिन से उठा लेती है। तो सवाल ये नहीं है, मतलब इसमें अब दोनों चीजें आ जाती हैं कि भारतीय संस्कृति में हम कभी अन्न का निरादर नहीं करते, ये भी आ जाता है। लेकिन अमेरिका में रहते हुए उसका संघर्ष कैसे पाई पाई के लिए कि वो घर बना पाएगी या नहीं, क्या उसके बच्चों के पास सर्दी आने वाली है, गर्म कपड़े होंगे या नहीं। और उसका पति जो है वो साइड बिजनेस में कॉफिन तैयार करने का बिजनेस शुरू करता है और वो उसे कहता है कि देखिए इस बिजनेस से हम एकदम मालामाल हो जाने वाले हैं। और उसका मन डरता है कि कैसे मृत्यु को अगर हम व्यापार में बदलेंगे तो न जाने क्या दुर्घट घट जाए, और अंततः मतलब वहां जिस तरह की हिंसा होती है, बेईमानी हिंसा, उसमें वो मारा जाता है बिना किसी कसूर के, और अंततः उसे वही कॉफिन मिलता है। तो एक जो डेथ ऑफ अमेरिकन ड्रीम है, जो ब्रॉडवे जो बहुत चमक रहा है, उसके पीछे की खोखली सच्चाइयां किस तरह की है, तो उस तरफ भी सुषम जी का ध्यान जाता है। तो 14 कहानियों में इतना बड़ा संसार उन्होंने बुन दिया, ये मुझे बहुत विलक्षण लगा। और मजे की बात ये भी थी कि जिन्होंने उनको पूरा नहीं पढ़ा था, तो वो बीच बीच में जब ट्रांसलेट कर रहे थे वो कह रहे थे अच्छा तेरी कहानी में ये बात है, मेरी कहानी में भी ये बात है। फिर ऐसे कुछ नंबर आ रहे थे बार बार, 29 साल में, 36 साल में। तो हम कहते कि मतलब वो कुछ शी स्टक विद दिस नंबर, इसको भी जरा उसमें लिख लेना, इंट्रोडक्शन में लिख लेना कि वो बार बार इन नंबर्स की बात क्यों कर रही हैं। तो मतलब बहुत कहना चाहिए कि पूरी यात्रा जो थी वो बड़ी सुखद थी, मजेदार थी, और बहुत इसके बाद हमने अपने आप को बहुत एनरिच्ड महसूस किया। और मजे की बात ये है कि जितने लोग इसमें शामिल हुए वो सब और हिंदी साहित्य भी अनुदित करना चाहते हैं। तो मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कितना योगदान दिया, कितना, लेकिन कहीं कहीं जैसे होता है ना कि ड्रॉप इन द ओशन की तरह, तो अपने साहित्य को जिसमें मैं काम करती हूँ उसे अगर मैं एक वर्ल्ड स्टेज देने में थोड़ी सी भी भूमिका निभा पाती हूँ तो मुझे सुखद लगता है कि मैं ये संवाद स्थापित कर पाई।
और मतलब वही जो बार बार ये बात हो रही है कि खाई है क्या मेन स्ट्रीम लिटरेचर और आइडेंटिटी रिलेटेड लिटरेचर में कोई खाई है, तो उसको पाटने में अगर मदद मिलती है, उसको मुख्य धारा में शामिल करने को, जो सुषम जी का इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू, उसमें भी ये सारे मुद्दे बहुत उठे हैं। और मैं फिर एक बार आजकल पत्रिका के संपादक राकेश रेणु जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं विश्व रंग में थी, अचानक से उनका फोन आया और मैंने बताया कि मैं वहां हूँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का इंटरव्यू कर लीजिए। तो उस दिन शाम को मुशायरा था और मैं और सुषम जी मुशायरे में ना जाकर उनके कमरे में देर तक बैठे और हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। तो उसकी भी मुझे अपनी एक बहुत सुंदर याद है, मैं यही कहूंगी। और इस किताब में भी मैंने लिखा, मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि सुषम जी जैसे हाथ पकड़ती थी, तो कभी कभी लगता है कि उन हाथों की गर्माहट अभी भी मौजूद है। धन्यवाद। रेखा जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी और पूरी प्रक्रिया जो आपने बताई कि किस तरीके से इस किताब की रूपरेखा बनी, किस तरह से लोगों ने इस पर बातें की और एक एक शब्द को लेकर के, एक एक पंक्ति को लेके, एक एक भाव को लेकर के लोगों ने इस पर चिंतन किया। ये सच में अनुवाद की गुणवत्ता बनाए रहने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम उठाया गया है। बहुत कम अनुवाद इस तरीके से सामूहिक रूप से वर्कशॉप के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा हो पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अनुवाद और होने चाहिए। क्योंकि आप अनुवाद कर लेते हैं, अच्छा अनुवाद कर लेते हैं, एक बात है, लेकिन सामूहिक अनुवाद और वर्कशॉप के द्वारा किया गया अनुवाद, चिंतन मनन बहस के बाद किया गया अनुवाद, किस शब्द को रखें, किस भाव को किस तरह से पकड़ें, इस पर बात करते ही जब अनुवाद किया जाता है तो वो एक अलग स्तर का अनुवाद होता है। अनुवाद के लिए तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना ही चाहूँगी। साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत आभार है हम लोगों के लिए, और आपने सच में संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अनुवाद की प्रक्रिया को जो आपने विस्तार से बताया, मैं समझती हूँ कि जो भी अनुवाद कर रहा है या करना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था। साथ ही साथ पुस्तक में भी आपने इन बातों को विस्तार से लिखा है, तो ये किताब उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी जो भी अनुवाद कार्य में उतरना चाहते हैं या अनुवाद कार्य से जुड़े हुए हैं या भविष्य में अनुवाद कार्य करने का मन रखते हैं। ये पुस्तक सुषम बेदी की महत्वपूर्ण कहानियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि बात दूर तक जाएगी। जो लोग हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं और सुषम जी के काम से इस तरह से परिचित नहीं थे, उन तक भी ये बातें पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि एक बार जब वो लोग इन कहानियों को इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो सुषम जी के प्रति जो एक सम्मान भाव एक लेखिका के रूप में, एक कहानीकार के रूप में जो उत्पन्न होगा, उसके चलते वो सुषम जी के अन्य कार्यों को भी अवश्य ही पढ़ना चाहेंगे। अवसान कहानी सच में, जैसा कि अनिल जी ने भी कहा और जैसा आपने भी बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और नॉस्टैल्जिया की बात ऐसी है कि बीच में एक शगुफा उड़ा था कि नॉस्टैल्जिया बहुत खराब बात है, कहानियों में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता है गुजरे जमाने की बात हो गई है। आज तो नॉस्टैल्जिया को लोग बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं और मुझे लगता है कि नॉस्टैल्जिया तो रहेगा ही, क्यों नहीं रहे। नॉस्टैल्जिया के बिना अगर हम अतीत को छोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान कहाँ रहेगा, हमारा भविष्य कहाँ होगा। और हम वक्त को काट कर नहीं जी सकते हैं, वो तो एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समय तो बहता रहता है। तो हम अतीत से वर्तमान आते हैं और वर्तमान से भविष्य में जाते हैं,
तो अतीत की याद या गृह आतुरता या अपने छूटे हुए घर को याद करना या वहाँ की संस्कृति को याद करना, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात है, बल्कि अवश्य होना चाहिए, इसको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अमेरिका गए हैं तो अचानक आप अमेरिकी मन में नहीं बदल जाएंगे। अचानक आपका, जैसा कि दिव्या जी ने कहा कि जब आप वो ब्रिटेन गई तो अचानक ब्रिटिश नागरिक नहीं बन गई, वहां पर भी भारतीय परिवार के भीतर ही वो रह रही थी, बाहर जाती थी, काम करती थी, विदेशियों के संग रह रही थी, लेकिन परिवार तो भारतीय था और भारतीय जो मूल्य हैं, जो नियम कायदे हैं, वो उनके ऊपर लागू किए जा रहे थे। हालांकि समय बदल चुका है, अब जो पीढ़ी जा रही है बाहर, उनका रहन सहन और वैश्विक जब से हम हो गए हैं, खास करके इस सदी में, तो पूरे जो नई पीढ़ी है वो एक ही तरह से सोच रही है, एक ही तरह से खा रही है, एक ही तरह से पहन रही है, एक ही तरह से व्यवहार कर रही है, तो उनको शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता जब वो बाहर जाते हैं। लेकिन जिस पीढ़ी की बात सुषम जी ने की है, या जिस पीढ़ी की बात दिव्या जी कर रही हैं या अनिल जी ने बताई है, वो पीढ़ी तो जब गई थी तो भारतीय परिवेश, भारतीय रहन सहन, भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति और विदेशों की, खास करके यूरोप और अमेरिका की संस्कृति बहुत अलग थी। तो ये नॉस्टैल्जिया होना, यहाँ की बात याद करना, ये एकदम सामान्य सी बात है और वो उनके लेखन में आएगा ही और आना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और जैसा कि दिव्या जी कह रही थी कि हम लोगों ने, सृजन संवाद ने लपक लिया है कार्यक्रम को, जबकि पहले वो करना चाह रही थी। कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, हम तो साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि दिव्या जी भी इस पुस्तक पर जरूर गोष्ठी आयोजित करें, मैं भी उसमें शिरकत करना चाहूंगी। और आगे पीछे का कोई सवाल नहीं है कभी भी हो सकता है और हर गोष्ठी की अपनी महत्ता है। हर गोष्ठी में तरह तरह की बातें होती हैं और खास तौर से वातायन की जो गोष्ठियाँ होती हैं या सृजन संवाद की जो गोष्ठियाँ होती हैं, इनमें बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातें ही होती हैं। तो जरूर वो करें और मैं उन्हें शुभकामना देती हूँ इसके लिए। साथ ही साथ अनिल जी ने कहा कि अनुवाद को लेकर के भी एक अलग से गोष्ठी होनी चाहिए। सृजन संवाद ने 2 गोष्ठियां अनुवाद पर अभी तक करवाई हैं 14 साल में, जिसमें अनुवादक उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बात रखी है। कहीं भी इस पुस्तक पर अनुवाद की बात हो तो मैं भी उसमें शिरकत करना चाहूंगी, भले ही श्रोता के रूप में, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि रेखा जी इस पर भी अवश्य कहीं न कहीं गोष्ठी करवाएं। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव के। विजय जी, एक छोटी सी सूचना देना चाहती हूँ। जरूर जरूर। सुषम जी के जाने के बाद सुषम जी के परिवार ने अशोका यूनिवर्सिटी में एक अनुदान राशि दी थी विमेन ट्रांसलेटिंग विमेन के लिए। मतलब उसमें केवल सुषम जी की किताबें नहीं ट्रांसलेट हो रही हैं, 6 किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं जो महिला रचनाकारों की हैं और महिला ट्रांसलेटर्स ही उन्हें अनुवाद का काम कर रहे हैं। उसमें सुषम जी का जो उपन्यास है नवाबूम की रसकथा, वो भी ट्रांसलेट होके आ गया है। स्त्री घोष ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो कुछ समय पहले, मतलब इस किताब के आने से 1 सप्ताह पहले समझिए, वो किताब भी जुबान से पब्लिश होके आ गई है। तो ये भी सबकी जानकारी के लिए एक अच्छी सूचना है, उसे देख सकते हैं। ये तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है। मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रही हूँ। दिव्या जी ने यहाँ हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सुषम वेदी जी के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से, इस अनुवादित पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं।
मैं उनका सृजन संवाद की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अनिल जी चूंकि खुद भी प्रवासी के रूप में भी रहे हैं, अनुवादक के रूप में भी रहे हैं, लेखक के रूप में भी हैं, तो उन्होंने इस पुस्तक को बहुत बारीकी से देखा और पुस्तक उनके हाथ में भी आ गई थी। हम लोगों को तो ई फॉर्म में ही मिली, तो उन्होंने पुस्तक दिखा भी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहती थी पुस्तक दिखाई जाए, मैं कहने ही वाली थी कि पुस्तक दिखाई जाए। तो उन्होंने न केवल पुस्तक दिखाई, पुस्तक को गहराई से प्रस्तुत भी किया, उसकी आंतरिक सामग्री को गहराई से प्रस्तुत भी किया। मैं चाहूँगी कि सृजन संवाद से वो आगे भी जुड़े रहें और बराबर तो मंच हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन जरूर हम भविष्य में उन्हें मंच पर भी आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं उनका सृजन संवाद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेखा जी जो कि इस पूरे कार्यक्रम की प्रमुख है कह सकते हैं। हिंदी में यहाँ मैंने जमशेदपुर सुना है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है जिस व्यक्ति के काम पर या उस पर केंद्रित हो तो उसको कहते हैं आज के दूल्हा ये हैं। मैं नहीं कहूँगी ऐसा कि आज की दुल्हन रेखा जी हैं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि खाली दूल्हा होना उसी दिन महत्वपूर्ण होना मुझे नहीं लगता है। हम लोग चूंकि निरंतर काम करते हैं तो हमारा उस ढंग से परिचय होना चाहिए, एक दिन के लिए क्या। तो रेखा जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, शिक्षण तो वो कर ही रही हैं, इसका मतलब है नई पीढ़ी को तैयार करना। क्योंकि मैं भी 35 साल शिक्षण से जुड़ी रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि शिक्षण अगर आप मन से करते हैं, अगर आपका ये चुनाव है तो उसमें आपको मज़ा आता है, और जब आपको मज़ा आता है तो आपके छात्रों को भी मज़ा आता है। और अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपके छात्र आपसे बाद में भी जुड़े रहते हैं, और चूंकि मैं देखती हूँ कि रेखा जी के छात्र उनसे बाद में भी जुड़े रहते हैं, तो ये साबित करता है कि वो एक बहुत अच्छी शिक्षिका हैं। साथ ही साथ वो इतने महत्वपूर्ण, इतने बहुआयामी काम कर रही हैं, उनको इस मंच पर पाकर हम बहुत ही गर्वित हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी इस पुस्तक के माध्यम से, और सुषम जी से जो उनका परिचय रहा उसके माध्यम से जो उन्होंने कहा है, वो सच में सुनने और गुनने वाली बात है। मैं समझती हूँ जो लोग भी आज सुन रहे थे, या जब इसको YouTube पर डाल दिया जाएगा इस कार्यक्रम को, तो जो लोग भी भविष्य में देखेंगे सुनेंगे उनको इस बात की महत्ता ज्ञात होगी। तो यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात इतने महत्वपूर्ण ढंग से, इतने सारगर्भ ढंग से रखने के लिए मैं रेखा जी की आभारी हूँ, और सृजन संवाद की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जो लोग भी हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जल्द ही ये YouTube पर उपलब्ध होगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने कमेंट किए हैं वो कमेंट भी हम लोग अपने इसमें सृजन संवाद के आर्काइव में रखेंगे। और मैं अनुराग रंजन का खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इमरजेंसी में हमारे लिए ये लिंक बनाया, स्ट्रीम यार्ड का लिंक बनाया और स्ट्रीम यार्ड का संचालन भी किया। ये काम वैभव मणि जी को करना था, जो कि सृजन संवाद के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अनुराग जी को ये जिम्मेदारी दी और अनुराग ने ये अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मीडिया का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि सृजन संवाद के प्रति खास तौर से जमशेदपुर का मीडिया बहुत ही सदैव है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ के मीडिया के द्वारा ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा ही हमारी बात दूर दूर तक जाती है और रिकॉर्ड में भी स्थायी रूप से दर्ज हो जाती है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम के विषय में, हमारा जो फरवरी का कार्यक्रम है वो 2 तरह का कार्यक्रम होगा।
कोरोना के बाद हम मिले नहीं हैं। तो हमारी एक सदस्य हैं, बहुत सम्मानित सदस्य हैं, डॉक्टर मीनू रावत। उन्होंने एक गेट टुगेदर का आयोजन किया है जो हम लोग 9 फरवरी को करने वाले हैं, और उसमें जमशेदपुर के सदस्य ही हालांकि शिरकत कर पाएंगे। तो वो एक कार्यक्रम है, लेकिन एक और कार्यक्रम जो कि मासिक गोष्ठी के रूप में होगा, उसके लिए भी हम लोगों ने बात कर ली है। वो एक आलोचक को हम बुला रहे हैं, अभी मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि पक्का नहीं हो पाया है। तो महीने का जो कार्यक्रम है वो भी सृजन संवाद का होगा, उसकी घोषणा भी बहुत जल्दी होगी। एक बार पुनः मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं चाहूंगी दिव्या जी, अनिल जी और रेखा जी सृजन संवाद के साथ बने रहें। मैं देख रही थी फेसबुक लाइव से कुछ लोगों ने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजा है। वो रुचि रखते हैं, मैं उनसे बातचीत करके उन्हें भी सृजन संवाद में शामिल करूंगी। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।